नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में जो एक डेरिवेशन करवाया गया था इस चैप्टर का, ये चैप्टर चल रहा है आपका धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। पिछली क्लास में करवाया गया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर लगने वाला, बात समझ रहे हैं, बलयुग्म आघूर्ण, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, वो कई सन में पूछा गया। बात समझ रहे हैं ना। अब आते हैं भाई चल कुंडली धारा मापी पर। पिछली क्लास वाला डेरिवेशन बिल्कुल सही तरीके सभी लोग पढ़ लेंगे। बात समझ, चूंकि वो हर बार हर सन में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में हर सन में आता है डेरिवेशन। तो जब आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे वो पहला डेरिवेशन ही बनता है इस चैप्टर का और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रखा हुआ है। देखिए अब इस क्लास में आज हम चलेंगे कौन सा टॉपिक जो है भाई, ये है हमारे पास चल कुंडली धारा मापी। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका जो है इसके शब्द से स्पष्ट है, धारा मापी, धारा का मापन करने वाला। ऐसा उपकरण जो धारा का मापन कर सके वो धारा मापी कहलाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख ले, इसके बाद समझा रहे हैं। देखिए ध्यान समझेंगे भाई। यहां से जो है कहेंगे क्या, ये धारा मापी, ये धारा मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये धारा मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये धारा मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी। पहला नंबर निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा नंबर कीलकित कुंडली धारा मापी। इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, इसके बाद समझा रहे हैं। कीलकित कुंडली धारा मापी। तो यहां से जो है उपर्युक्त दोनों धारा मापियों का, उपर्युक्त दोनों धारा मापियों का, दोनों धारा मापियों का, उपर्युक्त दोनों धारा मापियों का कार्य व सिद्धांत, कार्य व सिद्धांत एक ही होता है। कार्य व सिद्धांत एक ही होता है, परंतु इनकी रचना में, इनकी रचना में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ध्यान से समझिएगा भाई, ये जब भी आपको चल कुंडली धारा मापी लिखने के लिए आएगा तो ये पहला नंबर निलंबित कुंडली धारा मापी की व्याख्या करेंगे। और केवल आपका नाम से नहीं आता ये क्वेश्चन आता है कि चल कुंडली धारा मापी की रचना तथा कार्य सिद्धांत जो है, कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको यही जो है पहले टाइप की जो होती है निलंबित कुंडली धारा मापी, तो इसमें लिखेंगे क्या, यदि आपका आ गया चल कुंडली धारा मापी क्वेश्चन आ गया, बात समझ रहे हैं ना, तो इसमें लिखेंगे क्या, ये कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। ये जो चल कुंडली धारा मापी, ये चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी, दिमाग में रखिए उसको, निलंबित कुंडली धारा मापी। दूसरा नंबर क्या होता है, कीलकित कुंडली धारा मापी। पहला नंबर निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा नंबर क्या होता है, जो है कीलकित कुंडली धारा मापी। उपर्युक्त ये दोनों धारा मापियों का कार्य व सिद्धांत क्या होता है, एक ही होता है। बात समझ रहे हैं ना। कार्य सिद्धांत बिल्कुल दोनों एक ही होता है, इसीलिए दोनों यदि जो है चल कुंडली आ रहा है तो कोई एक का वर्णन करना है, आपको दोनों का वर्णन नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना। चल कुंडली धारा मापी दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आता है, बात सुन लीजिए। चल कुंडली धारा मापी दीर्घ उत्तरी में आएगा। जब दीर्घ उत्तरी में आएगा तो चल कुंडली धारा मापी केवल कहेगा। तो इनमें से ये जो दो धारा मापी होते चल कुंडली के, दो टाइप हुए। ये कुंडली धारा मापी, ये धारा मापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या, निलंबित कुंडली धारा मापी,
दूसरा नंबर क्या है, कीलकित कुंडली धारा मापी। और उपर्युक्त दोनों धारा मापियों का कार्य व सिद्धांत एक ही होता है, परंतु इनकी संरचना में या रचना में थोड़ा सा क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। अब देखिए पहले नंबर की चर्चा करेंगे, परीक्षा में आएगा तो आपको केवल पहले नंबर की ही व्याख्या करना है। चल कुंडली धारा मापी आता है परीक्षा में, तो पहले नंबर की व्याख्या बताना है, पहले नंबर की जो है चर्चा करना इसमें। तो पहला नंबर देखिए क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो देखिए जो है इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे भाई। यह वैद्युत धारा का संसूचन तथा वैद्युत धारा का जैसे हम लिखते चल रहे हैं उसी प्रकार नोट्स में आप भी लिखते चलिए भाई। यह वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन के लिए यह वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण होता है। इसकी अब रचना लिखेंगे भाई। आप समझ रहे, रचना व सिद्धांत, कार्य सिद्धांत आता है परीक्षा में। तो यहां से एक बार समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखिए निलंबित कुंडली धारा मापी, इसके नाम को ध्यान में रखिए, नाम को ध्यान में रखिए। धारा मापी है, ये क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो ये उपकरण क्या करेगा, एक्चुअली में धारा का क्या करेगा, मापन करेगा। ये उपकरण एक्चुअली में करेगा क्या, धारा मापी है ना, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो यह जो है वैद्युत धारा का संसूचन, अब ये टर्म अभी हम बता रहे कि संसूचन एक्चुअली में क्या होता है। संसूचन जो है अंग्रेजी में इसको डिटेक्शन कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। डिटेक्शन का मतलब जो है हमारे पास इंडिकेशन से मतलब है। जैसे आपने देखा होगा कि जो है घरों में जो नल लगे रहते हैं, समरसिबल लगे रहते हैं जिसमें मोटर पड़ी रहती है, बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें जो है क्या होता है कि स्टार्टर जो है, स्टार्टर से हम चालू करते हैं, स्टार्टर से बंद करते हैं। तो स्टार्टर में क्या होता है, वो नल के स्टार्टर में होता क्या एक्चुअली में, एक जो है एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज मापता है कि कितना वोल्टेज है अभी जो है, बात समझ रहे हैं ना, धारा में कितना वोल्टेज है। और एक जो है एक अमीटर लगा होता है जो धारा का मापन करता है, बात समझ रहे हैं ना। और साथ में इंडिकेटर लगा होता है कि बिजली इसमें है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। छोटा सा इंडिकेटर लगा रहता है जो कि जलता रहता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये सूचित करता है हमें। जैसे ये तार है, अगर जो है कोई इंडिकेटर ना हो, बात समझ रहे हैं ना, बल्ब भी एक इंडिकेटर का काम करता है। अब इसमें धारा यदि बह रही है तो हम छू के थोड़ी देखेंगे कि धारा बह रही कि नहीं बह रही, बात समझ रहे हैं ना। इंडिकेटर से ही संसूचन जो है, संसूचन के लिए एक बल्ब लगा दिया जाता है, तो धारा का क्या होने लगता है, संसूचन भी होने लगता है। संसूचन का मतलब सूचित करना कि जो है धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। तो ये क्या करेगा, यह वैद्युत धारा का संसूचन का मतलब सूचित करता है तथा मापन के लिए मापन भी करता है और संसूचन भी करता है। संसूचन कैसे करेगा, उसमें एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है तो हमें धारा का सूचना देता है कि हाँ धारा जो है बह रही है, धारा इसमें क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। अगर बिजली चली गई, बात समझ रहे हैं, तार में धारा बहना बंद हो गई तो संसूचन इंडिकेटर जो लगा होता है बल्ब छोटा सा, वो बंद हो जाता है। तो संसूचन का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो यह वैद्युत धारा का संसूचन का मतलब सूचित करना है, ध्यान रखिएगा। यहां से अगर शब्द समझ में नहीं आ रहा संसूचन तो नीचे कमेंट बताइए भाई शब्द समझ में आया कि नहीं आया है। तो यहां से देखिए, यह वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके ये टर्म को ध्यान रखिए बस, धारा मापी, तो धारा का क्या करेगा, मापन करेगा और साथ में मापन करने के साथ साथ क्या करेगा, संसूचन भी करेगा। जैसे ये धारा बह रही, मान लीजिए तार में, ये तार में यदि हमारे पास धारा बह रही है तो धारा का संसूचन करेगा। अब इसको चित्र को रचना में समझाएंगे, कार्यविधि में समझाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिएगा, ये तो मेन आपकी 2 लाइन 1 लाइन जो थ्योरी बन रही है इसको लिखना है शुरुआत में ही।
तो एक बार शुरू से देखेंगे भाई, शुरू से हमारे पास बनेगा क्या, ये चल कुंडली धारा मापी जैसे आ गया तो लिखेंगे क्या, ये कुंडली धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। पहला नंबर निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा नंबर किलकित कुंडली धारा मापी। और उपर्युक्त दोनों धारा मापियों का कार्य व सिद्धांत एक ही होता है, कार्य और सिद्धांत एक ही होता है, जबकि इनकी रचना में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अब पहला नंबर की व्याख्या करते हैं भाई, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में यह टर्म ध्यान रखिए, यह विद्युत धारा का संसूचन और मापन, केवल मापन नहीं करता धारा मापी, ये जो है चूंकि जो नॉर्मल धारा मापी है, मान लीजिए हमारे पास जो धारा मापी लगे होते हैं तो ज्यादातर कंडीशन में ये धारा मापी लगे होते हैं, अमीटर भी इसी से बनता है, जो है जो धारा मापी है इसी से आगे आएगा धारा मापी को अमीटर में परिवर्तन करना। तो इसको यहां से ये शब्द ध्यान रखिए, यह विद्युत धारा का मापन के साथ साथ क्या करता है, संसूचन का मतलब धारा की सूचना भी देता है हमें। बात समझ रहे हैं ना, कैसे देता है, एक इंडिकेटर लगा देते तो धारा की सूचना हमें मिलती रहती है। तो यह धारा का संसूचन तथा मापन, यह धारा का संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला क्या होता है, उपकरण होता है। चलिए अब रचना देखते हैं इसकी। तो देखिए रचना में हमें ये जो चित्र बना हुआ है, आप दिमाग में बिल्कुल चित्र 2 बार 3 बार बैठाइएगा। देखिए चित्र कैसे बनाना है, एक कुंडली बनाना है, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है ये कुंडली बनाना है और इसके बाद जो है इस कुंडली को भाई जो है इसमें अंदर लोहे की क्रोड भरी होती है, इसलिए इसको लोहे की क्रोड दिखाना है, रंगते हुए इस कुंडली को अंदर रंग देंगे जो कि क्या दर्शाएगी, लोहे की क्रोड। इसके बाद यहां से तांबे के तार के फेरे होते हैं, तो ये 2-3 फेरे दिखा दीजिए कुंडली में, ये 2-3 फेरे हो गए। इसके बाद यहां से जो है यहां से एक दर्पण लगा होता है, दर्पण लगा दिया, एक फास्फोर ब्रांच की ये क्या होती है, पत्ती होती है। तो इस प्रकार हमारे पास, और यहां पर क्या होता है, एक जो है स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगा दिया और इस प्रकार हमारे पास चित्र बन जाता है। तो मेन कुंडली होती है, कुंडली जो है अंदर क्रोड भरी होती है, इसलिए इसको कलर करना है, बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद यहां से जो है 2-3 फेरे दिखाना है, एक दर्पण लगाना है, एक सीधा फास्फोर ब्रांच की पत्ती होगी और ये इस प्रकार यहां पर मरोड़ टोपी होगी, इसकी सहायता से जुड़ा होता है। और यहां से हमारे पास क्या होगा, स्प्रिंग, स्प्रिंग की सहायता से ये नीचे की तरफ होता है, बात समझ रहे हैं ना। और यहां से चुंबक बना देना है, चुंबक के 2 ध्रुव खंड बनाना है, यहां से इस प्रकार हमारे पास क्या बनाना है भाई, चुंबक बनाना है, बात समझ रहे हैं ना। चुंबक का ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये हमारे पास निलंबित कुंडली धारा मापी का चित्र बन जाता है। तो देखिए रचना में करना क्या है, चित्र में जितने जो है दिए हुए हैं ऑपरेटर्स, बात समझ रहे हैं ना, जितने कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट की चर्चा कर देना है रचना में, बात समझ रहे हैं ना। जितने घटक हैं इसमें चित्र में, इस जो है निलंबित कुंडली मापी धारा मापी में जितने घटक बन रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, उनकी यहां चर्चा करना है। तो इसमें देखिए पहले लिखेंगे क्या, इसमें एक आयताकार कुंडली होती, कुंडली से ही शुरुआत करेंगे, इसी को सबसे पहले भी बनाए थे। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को, एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है, तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है। ध्यान समझिए भाई, ये क्या है, हमारे पास कुंडली है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम का फ्रेम, बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये किसमें का फ्रेम होता है भाई, एल्युमिनियम का फ्रेम, एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। तो यहां से क्लियर है ना सभी को, ध्यान समझेंगे भाई। यहां से कहेंगे क्या, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। इसके बाद देखिए
यह कुंडली एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से, ये जो है ये कौन सी धातु बनेगी, फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, बात समझ रहे हैं ना। तो यह कुंडली एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से, फास्फर ब्रांच की पत्ती से, यह कुंडली एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से दो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, पत्ती से दो चुंबक के ध्रुव खंडों यन तथा यस के बीच लटकाई जाती है। तथा पत्ती के निचले सिरे पर एक छोटा दर्पण, जितने ऑपरेटर्स हैं, बात समझ रहे हैं ना, उसी को लिख रहे हैं भाई। निचले सिरे पर एक छोटा दर्पण यम लगा होता है, तथा ऊपरी सिरे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है तथा कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड भरी होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करती है, तथा कुंडली के निचले सिरे पर एक स्प्रिंग लगी होती है। तो ये थ्योरी थोड़ा सा समझिए, सभी लोग ध्यान से समझेंगे भाई, बात समझ रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, यहां से हमारे पास कहने का मतलब क्या है, शुरुआत से चलेंगे। यह एक आयताकार, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। ये चित्र आप समझिए, बात समझ रहे हैं ना, जो चित्र बना हुआ है आपका पूरा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, ये आयताकार कुंडली है। ये कुंडली कौन सी है, यहीं से आपका दिमाग यदि परीक्षा में भूल गया कि शुरुआत क्या करना है, रचना कहां से शुरू करनी है, तो फिर कुछ दिमाग में नहीं चढ़ेगा। चित्र तो बिल्कुल याद करके जाइए, परीक्षा में 2 बार 4 बार चित्र याद करके जाइए। चित्र याद होगा तो आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी चित्र की सहायता से थ्योरी हम लिख देंगे। 2-4 लाइन यदि थ्योरी भूल भी जाती है तब भी आप बढ़िया आकर्षित चित्र बनाएंगे परीक्षा में, बात समझ रहे हैं ना। उसी से संबंधित थ्योरी लिख देंगे तो पूरी तरह से आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यदि कोई थ्योरी रट के गया, चित्र सही से नहीं बनाया, तो आपकी थ्योरी लिखने को कोई फायदा नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि चित्र एक जो है कॉपी का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। चित्र जब आप बना देते हैं ना तो कॉपी का एक आकर्षण बढ़ जाता है, बात समझ रहे हैं ना। बढ़िया सुंदर चित्र बना दिए। तो देखिए यहां से हमारे पास कहेंगे क्या भाई, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। इसमें क्या होती है, एक आयताकार कुंडली होती है, जो जिसको बनाने के लिए जो एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर, ये अंदर का फ्रेम किसमें का है, एल्युमिनियम का। यहां से कहेंगे क्या भाई, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर
तांबे के पतले तार लपेट कर बनाई जाती है। जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेट कर बनाई जाती है। बात समझ रहे हैं ना, जिसको एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाती है कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यह कुंडली जो है एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से, ये कुंडली किससे लटकी हुई है? ये देखिए ये जो पतली पत्ती दिख रही है, पतली तार दिख रही है, किसमें की है? फास्फोरस ब्रांच की। तो यह कुंडली एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से, यह कुंडली किससे लटकी हुई भाई? फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से। तो यह कुंडली एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से तथा दो चुंबक के ध्रुव खंड, यहां से देखिए चुंबक में दो ध्रुव होते हैं भाई, एक एन जो है नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इनके जो है दो ध्रुव खंडों के बीच लटकी होती है। तो यहां से कहेंगे क्या भाई? यह कुंडली एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से तथा चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच लटकाई जाती है। एक बार फिर से बोलेंगे शुरुआत से थ्योरी। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, कुंडली से शुरुआत करना है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेटकर बनाई जाती है। यदि एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो आयताकार फ्रेम है एल्युमिनियम का, इसके ऊपर हम तांबे के पतले तार लपेट दें तो क्या बन जाएगी? ये कुंडली बन जाएगी। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से तथा चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच लटकाई जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तथा पत्ती का निचला सिरा, देखिए ये पत्ती है, ये पूरी क्या है आपकी? ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है। पत्ती का निचला सिरा क्या है? एक छोटे पत्ती के निचले सिरे में एक छोटा दर्पण यम लगा होता है तथा पत्ती के ऊपरी सिरे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है। मरोड़ टोपी का कार्य क्या होता है भाई? मरोड़ टोपी जैसे हमारे पास कोई भी तार है मान लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, इसको हम मोड़ के नीचे कर दें, मोड़ के नीचे कर दें, बात समझ रहे हैं ना, तार को यदि हम मोड़ कर क्या कर दें? नीचे कर दें, तो यहां से जब हम इस नीचे वाली तार को हम मरोड़ेंगे, घुमाएंगे, तो ये तार यहां से क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? आप दिमाग में इमेजिन कीजिए एक सीधी तार है और इसको यदि सीधी तार को हम क्या करें? मरोड़ कर जो है इसको नीचे कर दे, इस प्रकार कुछ जैसे ये तार आ रही है, इसको हम केवल इधर कर दे, नीचे की तरफ कर दे, घुमा के मोड़ दे हल्का सा, फिर इसको जो है घुमाया जाए ऐसे। बात समझ रहे हैं? नीचे वाली तार को हम घुमाएं तो यहां से तार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तार न टूटे इसलिए यहां पर क्या लगाते हैं? घुमाने का सिस्टम, कि जैसे जैसे हम तार को घुमाते हैं यहां से भी ये पॉइंट भी घूमते जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्या लगा दिया जाता है? एक मरोड़ टोपी लगा दिया जाता है। मरोड़ टोपी से नीचे वाली तार को हम घुमाएंगे तो यहां से ये बिंदु भी घूमता जाएगा, तो ये तार क्षतिग्रस्त तो नहीं होगी, टूटने नहीं पाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से कहेंगे क्या भाई? कहेंगे क्या? ये इस जो है पत्ती का निचला सिरा, पत्ते के निचले सिरे पे एक छोटा दर्पण यम लगा होता है तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है। बात समझ रहे हैं ना? एक बार इसमें फिर से जो चित्र दिख रहा है उसी के अनुसार बोलना है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेट कर बनाई जाती है। और यह कुंडली एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से तथा चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच लटकाई जाती है। पत्ती का ऊपरी सिरा, पत्ती का निचला सिरा, पत्ती के निचले सिरे में एक छोटा दर्पण यम लगा होता है तथा ऊपरी सिरे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है। तो देखिए यहां तक आपकी थ्योरी बिल्कुल चित्र देख के आराम से बन जाएगी। आगे देखिए क्या है? तथा कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड भरी होती है। इस कुंडली के भीतर क्या है? नर्म लोहे की क्रोड। तो लोहा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करता है। जैसे चुंबक के बीच, दो चुंबकों के बीच यदि लोहा रख दें तो चुंबक आपस में क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वहां पर प्रबल हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो लोहा चुंबक को क्या करता है? प्रबलता से आकर्षित करता है, या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? प्रबल करने का काम करता है। तो कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्या रखी होती? क्रोड रखी होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करती है। बात समझ रहे हैं ना? जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करती है। जो है कुंडली के भीतर क्या रखी होती है भाई? नर्म लोहे की क्रोड जो कि चुंबकीय क्षेत्र को, चूंकि चुंबक रख रहे हैं तो इनके बीच क्या होगा? यहां पर कुंडली के जो है बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि यहां से चुंबक रख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही, और जब नर्म लोहे की क्रोड रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? बीच में प्रबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तथा कुंडली के निचले सिरे पर एक स्प्रिंग लगी होती है। कुंडली के निचले सिरे पर क्या लगी होती है? एक स्प्रिंग लगी होती है।
इसको एक बार और क्लियर कर दें, बात समझ रहे हैं ना, तो ये रचना के पद हमारे समाप्त हो जाएंगे। देखिएगा भाई सभी लोग एक बार फिर से शुरुआत से देखेंगे। इस चित्र से देख के आप इतनी क्षमता बनाइए, बात समझ रहे, बिल्कुल तैयारी के हिसाब से इतनी क्षमता बनाइए कि चित्र बस याद करना पड़े, इसमें चित्र बस याद करना पड़े, थ्योरी हम अपने से लिख लें। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए चित्र से कैसे बोलेंगे। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, रचना के पद हैं, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेट दिए जाते हैं या लपेट कर बनाई जाती है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, पूरे चित्र में सबसे पहले कुंडली की बात करेंगे। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बनाने के लिए एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के पतले तार लपेट दिए जाते हैं तथा यह कुंडली एक फास्फोब्रांज की पत्ती तथा चुंबक के दो ध्रुवखंडों के बीच लटकाई जाती है तथा पत्ती के निचले सिरे पर एक छोटा दर्पण यम तथा ऊपरी सिरे पर एक मरोड़ टोपी लगी होती है तथा कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड भर दी जाती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, प्रबल कर देता है। दोनों ओर जो चुंबक लगे हुए इनके क्या कर देता है, प्रबल कर देता है। और इसके बाद यहां से कहेंगे क्या, तथा कुंडली का निचला सिरे, कुंडली के निचले सिरे पर एक स्प्रिंग लगी होती है। बात समझ रहे हैं ना। ये रचना के पद हैं भाई। अब चलिए चलते हैं यहां से जो है कार्य और सिद्धांत पर। तो देखिए आपका इतना क्लियर है ना सभी का भाई। रचना जो है बिल्कुल रचना बननी चाहिए। रचना और इसके पहले जो थोड़ा सा थ्योरी लिखाई गई थी चल कुंडली धारा मापी में, क्या लिखाई गई थी, रचना के थोड़ा सा पहले छोटी सी थ्योरी एक लाइन की लिखाई गई थी कि यह वैद्युत धारा का संसूचन, बात समझ रहे हैं ना, धारा मापी धारा का तो मापन करेगा ही, यह वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन, बात समझ रहे हैं ना। धारा मापी धारा का मापन तो करेगा, साथ में क्या करेगा, संसूचन का मतलब सूचित भी करेगा। तो यह धारा का मापन तथा संसूचन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण होता है। इसके बाद रचना लिखाई गई थी। अब चलते हैं सिद्धांत पर, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए इस कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं। इस कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित करते हैं, आई प्रवाहित करते हैं। तो धारा यहां से आई प्रवाहित कीजिए, यहां भी धारा कितनी निकलती है, आई निकलती है। तो यहां से देखिए यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए, धारा आई, यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए, यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए तथा यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखी हो, अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तथा यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तब इस कुंडली पर लगने वाला बलयुग्माघूर्ण, इस कुंडली पर लगने वाला बलयुग्माघूर्ण, तो ध्यान से देखिएगा भाई बलयुग्माघूर्ण कितना होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए, देखिए इसके पहले वाला जो डेरिवेशन था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर, बात समझ रहे हैं ना। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए ये एक समान, पिछला जो डेरिवेशन था आपका, पिछला डेरिवेशन कुछ इसी प्रकार का था, बात समझ रहे हैं ना। यहां से जो है आपका ये कुछ इस प्रकार का जो है धारा लूप बन रहा था। तो यहां से आई धारा प्रवाहित की जा रही थी और उसमें भी लिखाया गया था, और इस पर जो है बल लग रहा था, ऊपर की तरफ बल लग रहा था, इधर नीचे की तरफ बल लग रहा था, बात समझ रहे हैं। ये F1 और ये F2 था। अब यहां से ध्यान से समझिएगा भाई, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर, ये धारा लूप है, धारा लूप के स्थान पर उसी में हमने बताया था कि एक लूप ना होके एक कुंडली आयताकार हो, जिसमें कितने लूप हो या कितने फेरे हो तांबे के, जो है यहां से जैसे हमारे पास ये कुछ जो है इस प्रकार आयताकार कुंडली हो जाए, जिसमें जो है इस प्रकार जो है तांबे के तार के फेरे लपटे हों। तो ये भी जब आयताकार कुंडली है तो फेरे भी कैसे होंगे, जब आयताकार फ्रेम है तो इनके ऊपर जो फेरे होंगे वो भी आयताकार ही होंगे,
आयताकार लूप का काम करेंगे और इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तब जो है तब पूरी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना था, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। और केवल एक लूप के लिए बात करें तो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा था। यदि लूपों की संख्या कितनी हो जाए, लूपों की संख्या n लूप हो जाए, बात समझ रहे हैं ना, n लूप का मतलब एक कुंडली रखी हो जिसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो कुल कुंडली का या कुल फेरों का जो है बलयुग्म आघूर्ण कितना होता था, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहां से कहेंगे क्या भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कुंडली रख दी जाए, बात समझ रहे हैं ना, और उसमें आई धारा प्रवाहित किया जाए, उसमें आई धारा प्रवाहित किया जाए तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। और पिछला डेरिवेशन भी सभी लोग, ये वाला पिछला डेरिवेशन है, पिछला डेरिवेशन इसको सॉल्व कीजिए, बात समझ रहे हैं, चूंकि परीक्षा में आता है। तो यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित किया जाए तथा यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो यहां से कुछ इस प्रकार का मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो यदि इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित किया जाए और यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, बात समझ रहे हैं ना, यह कुंडली कहां पर रखी हो, अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, यदि इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित किया जाए तथा यह अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तब इस कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है भाई, जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे देखिए एन और एस है तो इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक कुंडली रखी है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। चूंकि अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र ये देखिए, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहां से टाउ बराबर कितना बचा, एन आई ए बी बचा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे भाई, बात समझ रहे हैं ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए, इसको नोट कर लीजिए ऊपर, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। टाउ बराबर एन आई ए बी बना है। अब इसके बाद देखिए यहां से लिखेंगे क्या, यदि इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, थोड़ा सा डेरिवेशन हल्का सा टिपिकल बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। यदि निलंबन पत्तियां, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती, फास्फर ब्रांच की पत्ती, फास्फर ब्रांच की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, की मरोड़ दृढ़ता, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा कुंडली में ऐंठन, फाई हो, तब पत्ती पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, पत्ती पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण बराबर C इंटू फाई। तो ध्यान से समझिएगा भाई, ये कंडीशन क्या है लिख गई, बात समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें जो है जब ये कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबक के बीच रखी है, तो ये कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और इसमें धारा बह रही है तो इस पर एक बलयुग्म लगता है, बलयुग्म आघूर्ण लगता है। बलयुग्म क्या करता है, सदैव वस्तु को घुमाने का काम करता है। जैसे कल हमने टोटी का उदाहरण लिया था, यदि दो बलों का जोड़ा लगेगा, बलयुग्म लगेगा, तो जो है टोटी घूमना शुरू हो जाती है, बात समझ रहे हैं ना। तो इस कुंडली में जब बलयुग्म आघूर्ण लगेगा तो ये कुंडली घूमना शुरू हो जाएगी, कुंडली क्या होगी, घूमना शुरू हो जाएगी। और जब घूमेगी, बात समझ रहे हैं ना, घूमेगी तो इसमें जो है इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। जैसे ये तार है, यदि नीचे से हम इसको घुमाना शुरू कर दें, समझ रहे हैं, नीचे से घुमाना शुरू कर दें तो यहां पर क्या होगी, इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी, बात समझ रहे हैं ना। इस तार में क्या उत्पन्न होगी भाई, मरोड़ उत्पन्न होगी, ऐंठन उत्पन्न होगी। तो यहां से ये तार जितनी दृढ़ होगी, ये तार जितनी दृढ़ होगी, मरोड़ दृढ़ता वही कंडीशन है। यदि तार बिल्कुल जो है मुलायम है, बात समझ रहे हैं ना, तो ये ज्यादा ऐंठन इसमें नहीं होगी, बात समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी ऐंठन में ये टूट जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। और यदि इसकी दृढ़ता, मरोड़ने वाली जो दृढ़ता है, मरोड़ दृढ़ता ज्यादा होगी तो हम इसको जो है ज्यादा थोड़ा सा
कुछ दूर तक ज्यादा घुमा सकते हैं, इसमें ऐंठन ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यदि निलंबन या जो यदि इसको निलंबन पत्ती कहते हैं, यदि फास्फोब्रांज की पत्ती अथवा निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता का मतलब कितना हम इसमें बल लगा सकते हैं, जितना दृढ़ होगी उतना ही तो क्या लगा सकते हैं, इसमें बल लगा सकते हैं। यदि फास्फोब्रांज की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो, मरोड़ दृढ़ता का मतलब जितनी वस्तु दृढ़ होगी उतना ही बल लगाएंगे। तो इस दृढ़ता को हम क्या मान के चल रहे हैं, इस दृढ़ता को बल मान के चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। मरोड़ दृढ़ता C हो तथा कुंडली में ऐंठन फाई हो, तो देखिए मरोड़ दृढ़ता या जो है इस पर जो है जितनी दृढ़ होगी उतना ही हम बल लगा सकते हैं। तो यहां से मरोड़ दृढ़ता C हो गई। ऐंठन का मतलब कितना हमने घुमा दिया है, कितना ऐंठ गई है वस्तु। बात समझ रहे हैं ना, ये पत्ती कितनी ऐंठ गई है या कितना घूम गई है। तो ऐंठन क्या हो गई, फाई हो गई। तो घूमना का मतलब कितनी दूरी तक घूम गई। बात समझ रहे हैं ना, ये दूरी मान के चल रही है ऐंठन को। ये ऐंठन जो है, ऐंठन का मतलब घूमना, कितना घूम गई, कितनी दूरी तक। तो यहां से ऐंठन को हम क्या मान के चल रहे हैं, दूरी मान के चल रहे हैं। तो बलाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ बराबर एक्चुअली में होता है टाउ बराबर F इंटू आर होता है। बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो F के स्थान पर हमने बताया था कि जितनी दृढ़ होगी, जितनी मरोड़ दृढ़ता होगी उतना ही हम बल लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो बल के स्थान पर हम फास्फोब्रांज की क्या ले लिए, मरोड़ दृढ़ता C ले लिए। गुणे में दूरी के स्थान पर कितनी ऐंठन उत्पन्न हो गई, कितनी पत्ती घूम गई। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जितना घूम गई वही क्या होगी, हमारे पास जो है ऐंठन फाई होगी। तो बलयुग्म आघूर्ण बराबर एक्चुअली में होता है क्या, बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो बल के स्थान पर क्या हो गई, मरोड़ दृढ़ता, जितनी दृढ़ होगी उतना ही बल लगाएंगे। तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, कितनी दूरी घूम गई पत्ती, कितनी ऐंठन उत्पन्न हो गई, तो वही ऐंठन ही दूरी कहलाती। तो बल गुणे दूरी या जो है क्या कहलाएंगे, C इंटू फाई। तो देखिए जब इसमें बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, जब इसमें बलयुग्म आघूर्ण लगेगा तो इस पत्ती में भी क्या होगा, बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। क्योंकि बलयुग्म क्या करता है, इस कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। जब ये घूमेगी तो ये पत्ती भी घूमेगी और जितना दृढ़ होगी, बात समझ रहे हैं ना, उतना जो है ये जितने दृढ़ होगी उतना ही ये बल सह सकती है। और जो है दृढ़ होगी तो ऐंठन उत्पन्न होगी। ऐंठन का मतलब कितनी दूरी तक घूम सकती है। तो इस पत्ती पर जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होगा, मरोड़ दृढ़ता गुणे क्या हो जाएगा, ऐंठन। मरोड़ दृढ़ता एक प्रकार का बल होगा और ऐंठन क्या होगी, एक प्रकार की दूरी होगी। तो बल गुणे क्या हो जाता है, दूरी। ये जो है बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। अब देखिए साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, साम्यावस्था की स्थिति में जितना ये जो है जितना इस पर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा उतना ही इस पर बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से लिखेंगे क्या भाई, ये इतनी थ्योरी सभी को समझ में आई ना। एक बार थ्योरी जो है सिद्धांत की एक बार फिर से देख लेंगे। यदि कुंडली में धारा आई हो, बात समझ रहे हैं ना, यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित करें तथा यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित करें तथा यह कुंडली अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, तब कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इस कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। चूंकि अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB हो गया। यदि फास्फोब्रांज की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, बात समझ रहे हैं ना, मरोड़ दृढ़ता दृढ़ है जो है यदि, तो यहां से यदि फास्फोब्रांज की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा पत्ती के में ऐंठन, मरोड़ दृढ़ता C है तथा पत्ती में ऐंठन, चूंकि ये घूमेगी तो ऐंठन भी उत्पन्न होगी, पत्ती में ऐंठन फाई है, तब पत्ती पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, पत्ती पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण C इंटू क्या होगा, फाई होगा। तो यहां से लिखेंगे क्या, यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान समझिएगा भाई, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा हमारे पास, बराबर पत्ती पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, फास्फोब्रांज की पत्ती पर जो बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है, पत्ती पर लगने वाला
लगने वाला बलयुग्माघूर्ण, पत्ती पर लगने वाला बलयुग्माघूर्ण। तो देखिए यहां से कुंडली पर लगने वाला बलयुग्माघूर्ण कितना था, टाउ बराबर NiAb था। तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्माघूर्ण को क्या लिख लेंगे, NiAb बराबर पत्ती पर लगने वाला बलयुग्माघूर्ण कितना है, C इंटू फाई, तो C इंटू फाई रख लिया। अब यहां से ध्यान से समझेंगे भाई आगे। तो देखिए यहां से एक्चुअली में हमें किसका मापन करना है भाई, धारा का मापन करना है। किसका मापन करना है, धारा निकालना है। ये किसकी जो है किसकी सिद्धांत चल रहा है, धारा मापी का। तो धारा मापी में किसका मापन होता है, धारा का मापन और संसूचन होता है, सूचित करना होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो धारा हमें निकालना है, तो यहां से धारा निकाल लीजिए। तो I इज इक्वल टू बनेगा, देखिए ये सारे टर्म गुणे में है, n गुणे में है, A गुणे में है, B गुणे में है। तो ये सब गुणे में है, बराबर किस पार ले जाएंगे, तो भाग में हो जाएंगे, अर्थात C इंटू फाई अपान में हो जाएगा हमारे पास कितना, n गुणे में था, इधर गया भाग में, NaB हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से I इज इक्वल टू, इसको क्या मान ले, यदि इसको नियतांक मान ले, इतने को नियतांक के इंटू क्या हो जाएगा, फाई। देखिए कैसे नियतांक होगा भाई, ये C क्या है आपकी, C जो है मरोड़ दृढ़ता है, C मरोड़ दृढ़ता है। मरोड़ दृढ़ता का मतलब पत्ती जो मटेरियल है, मटेरियल के अनुसार दृढ़ता अलग अलग होती है। जैसे यदि लोहा लेंगे तो ये जो है दृढ़ता अलग हो जाएगी, लोहे की जो दृढ़ता है वो तो वही रहेगी, बात समझ, कांस्टेंट नियत रहेगी। यदि हम जो है लोहे के बजाय एल्युमिनियम ले लें, बात समझ रहे हैं ना, या फास्फोर ब्रांच की पत्ती ले लें, तो इसकी दृढ़ता थोड़ी बदलेगी कि ये वाला फास्फोर अलग है, ये वाला फास्फोर अलग है, इसलिए दृढ़ अलग हो जाएगी। तो जो मरोड़ दृढ़ता है वो नियत हो गया। आपका जो फेरों की संख्या है ये भी नियतांक है, बात समझ रहे हैं ना। कुंडली का जो क्षेत्रफल है, कुंडली को हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, यदि लंबाई बढ़ाते चौड़ाई बढ़ाते तो क्षेत्रफल घटता बढ़ता। चूंकि कुंडली सेम आकृति की है, आकृति उसकी मतलब आकृति का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपस में नियत है, बात समझ, इसको बढ़ा नहीं रहे कुंडली को, तो क्षेत्रफल भी नियत होगा। और चुंबकीय क्षेत्र भी नियत क्यों होगा, चूंकि ये जो चुंबक है, बात समझ रहे हैं ना, चुंबक के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नियत होगा। यहां से जो है ऐसा नहीं है कि इस चुंबक को हटा के हम बड़ा चुंबक ले लें, इन दोनों की जगह हम बड़ा चुंबक ले लें, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, या छोटा चुंबक ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। क्योंकि चुंबक की भी आकृति बराबर है, इसलिए ये चारों चीजें यानी फेरों की संख्या, जितनी फेरों की संख्या वो वही रहेगी। तो ये चारों चीजें नियत हो जाएंगी। तो इनके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर क्या मान लिया हमने, नियतांक मान लिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू फाई। जहां K नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, जिसे धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अर्थात अतः प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप अथवा ऐंठन के अनुक्रमानुपाती होती है। ऐंठन के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। और इस ऐंठन को जो है एक मीटर की सहायता से, जो है मीटर और लैंप की सहायता से पढ़ लिया जाता है, जिससे हमें धारा का मापन हो जाता है। जैसे ज्यादा धारा होगी, यदि ज्यादा जो है प्रबल धारा होगी तो ऐंठन भी ज्यादा होगी, बात समझ रहे हैं ना। उसको फिर हम जो है मीटर की सहायता से देख लेंगे कि कितनी ऐंठन हो रही है। यदि कम धारा है तो कम ऐंठन होगी, यदि धारा शून्य है तो ऐंठन भी बिल्कुल शून्य होगी, बात समझ रहे हैं ना। और इस ऐंठन अथवा इसी क्या कहते हैं, उत्पन्न विक्षेप,
इसको क्या कहते हैं हम, उत्पन्न विक्षेप। जो आपने देखा होगा कि जो है जो उसमें लगा रहता है भाई स्टार्टर में, उसमें जो है जो एमीटर में सुई जो लगी होती है यही ऐंठन दिखाता है। जो उसमें तार एक्चुअली में लगी होती है, जब घूम जाती है तो सुई जो है उसमें इधर होती है, यदि नहीं घूमती तनिक भी शून्य जो है शून्य धारा होती है तो उसमें की जो सुई है वो कहां पर होती है भाई, जीरो पर होती है। जीरो का मतलब इसमें तनिक भी ऐंठन नहीं उत्पन्न हुई। और जैसे ही ये धारा जो है धारा बढ़ाएंगे तो ऐंठन ज्यादा बढ़ती है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से कहेंगे भाई जहां के एक नियतांक जिसे क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, जहां के एक नियतांक जिसे धारामापी की धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, अतः प्रवाहित जो धारा है, ये जो प्रवाहित धारा है ये जो है उत्पन्न ऐंठन के, बात समझ रहे हैं ना, अथवा इसी को क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं। उत्पन्न विक्षेप अथवा ऐंठन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि धारा बढ़ाएंगे तो ये जो है कुंडली में बलयुग्म आघूर्ण बढ़ेगा। बलयुग्म आघूर्ण के कारण, बलयुग्म के कारण ये ऐंठन बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐंठन बढ़ेगी, इसी ऐंठन को मीटर और ये जो है जो दर्पण लगा है ये बताता है कि कितनी ऐंठन हो गई। तो यहां से जो है मीटर की सहायता से ऐंठन पढ़ लिया जाता है, वही उसकी क्या होती है, हमारी धारा होती है। धारा का क्या हो जाता है, यहीं से इस ऐंठन की सहायता से क्या हो जाता है, मापन हो जाता है। तो यही सिद्धांत और कार्यविधि बनती है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से भाई, बिल्कुल सही तरीके से उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जहां पर भी दिक्कत हो, यदि इस टॉपिक को जो है कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट में बताइए। और यदि बढ़िया पसंद आ गया भाई, बढ़िया जो है समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। बात समझ रहे हैं ना।